मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का, जिन महान वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता रूपी देवी को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार का बलिदान और कुर्बानियों की एक लंबी श्रृंखला एक के बाद एक स्थापित होती चली गई, बलिदान और कुर्बानी की श्रृंखला। एक तरफ अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद आतंक और भय का वातावरण बना रहे थे, लोग डर जाएं, आज़ादी का नाम ना लें। लेकिन भारत की माँ की गोद थी कि वो हर रोज़ कुछ नौजवान उस गोद में ये फैसला ले लेते थे कि माँ तुम्हें गुलाम नहीं रहने देंगे। उछल उछल के उस गोद में से निकल करके देश में विदेश में सब जगह जा कर के अपनी सामर्थ्य शक्ति से कहीं ज़्यादा, तभी तो बड़ी छोटी आयु में सब कुछ कर गए, तभी तो छोटी आयु में भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। लेकिन जो कौम अपने हीरोज़ को, नायक और नायिकाओं को, ऐसे बलिदानी और कुर्बानी के प्रतीकों को, श्रद्धा केंद्रों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, ऐसे नायक और नायकों को जो कौम भूल जाती है। कौम को याद तो तभी रहना था ना, ये काले अंग्रेज जो सत्ता में आए, जिसके लालच में, स्वार्थ में भारत माँ के अंग भी कटवा दिए, बन गए प्राइम मिनिस्टर, ले आए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मदरसे में पढ़ा हुआ था, जिसने एक दिन भी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, दे दी शिक्षा वामपंथियों को। बाकी जो हुआ हमारे साथ इन 70 सालों में, लगभग 60-62 साल से जो कुछ हो रहा था, सब कुछ डिरेल हो गया। आज़ादी के समय में भी कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। अंग्रेजों ने खुद बोला है, 50 जगह बोला है, इटली वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री ने बोला। चलिए इस विषय पर तो समय समय पर हम कुछ न कुछ तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे और उन तथ्यों के साथ बोलेंगे। नेहरू और गांधी के कारण आज़ादी नहीं मिली और कांग्रेस के कारण आज़ादी नहीं मिली, ये तो एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक था। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं जिन नायक नायिकाओं को, वीर सपूतों को, क्रांति वीरों को आपके सामने ला रहा हूँ, उस पिछले कुछ दिनों से कुछ पंजाबी सूर में मैं एक एक के बाद क्रमबद्ध तरीके से रखता चला जा रहा हूँ। आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, कल मैंने जिसका जिक्र किया, वर्णन आरंभ किया, पर ये छोटी आयु का कमाल का हीरो इतना कुछ कर गया कि मैं एक एपिसोड में नहीं ले सकता था। आज दूसरा एपिसोड लूँगा, कल तीसरे एपिसोड में कुछ मैं समेट पाऊँगा। इस किशोर की, ठीक से युवा भी नहीं हुए थे और सारी दुनिया को चौंका देने वाला, हिला देने वाला, आश्चर्य में डालने वाला महान कार्य कर गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ गए। ऐसे महान युवा क्रांतिकारी, बहुत छोटी आयु में फांसी के तख्ते पर झूलने वाले करतार सिंह सराभा, इनके बारे में हम पहुंचे थे कहाँ तक, उनकी यात्रा लेकर के, उनके बचपन से उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज, उनका अमेरिका, उनका कैलिफोर्निया, उनका देश विदेश में जा कर के और गदर पार्टी में एक एक्टिव रोल प्ले करना, फिर कामागाटा मारू के ऊपर लोगों को भेजना, और जो कुछ भी हो रहा था, आखिर में उन्होंने अपना निर्णय भी ले लिया। स्वयं भी वो निपन मारू जहाज़ पर सवार होकर भारत के लिए रवाना हो गए। 15-16 दिसंबर 1914 को वे कोलंबो पहुंच गए।
उन दिनों अमेरिका या कनाडा से भारत लौटने वाले लोग पंजाब प्रांत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पंजाब एक बहुत बड़ा गढ़ था, केंद्र था, बड़ा एक्टिव सेंटर था क्रांतिकारियों का। उन्हें मुंबई में, कलकत्ता में, ऐसे कुछ स्थानों पर जहाँ जहाँ पोर्ट थी वहाँ पर भारत रक्षा कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। परंतु विप्लवी करतार सिंह, महान क्रांतिकारी करतार सिंह सही सलामत पंजाब पहुंच गए। एक लंबी कहानी है, आज हम उसको नहीं लेंगे। पंजाब पहुंच गए, बड़ी तेजी से संगठन खड़ा किया गया। इतनी छोटी आयु में कितना कुछ कर गए, जो आज दिखाऊंगा, कुछ कल बताऊंगा। आप सोचते हैं कि इतनी आयु में और 2, 3, 4, 5 साल में 50 साल का काम कर गए भाई। इसी बीच में क्या हुआ कि दिसंबर 1914 में मराठा वीर पिंगले भी करतार सिंह के साथ आ मिला। पिंगले के प्रयत्नों से बनारस षड्यंत्र के सेनानी श्री सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस, ऐसे मैं इन सब के एपिसोड दे चुका हूं आपको, एक से एक बढ़ करके कमाल के क्रांतिकारी। और रास बिहारी बोस का तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खड़ा करने के पीछे और आयन ने उनको सौंपने तक का रोल रास बिहारी बोस का विदेशों में भी बहुत था। और फरवरी 1915 की क्रांति के पीछे भी, जो हो नहीं सकी, बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। ये सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस इन दिनों पंजाब में ही थे, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था 1857 के बाद। ये जो करतार सिंह थे, ये लाहौर में, मोगा में, फिरोजपुर में, हर जगह ये प्रचार करते और जगह जगह हर सभा में करतार सिंह स्वयं उपस्थित रहते। विद्यार्थियों में, नौजवानों में विप्लव का, क्रांति का प्रचार करना करतार सिंह के मान लो जिम्मे लग गया था, जो उसने अपने जिम्मे ले लिया था कि मुझे नौजवानों के अंदर क्रांति का बिगुल फूंकना है, चिंगारी को ज्वाला के रूप में बदलना है। ये सब चल ही रहा था। डकैती डालने के लिए शस्त्रों की खरीद के लिए फिरोजपुर छावनी के सिपाहियों को तोड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो कलकत्ते से शस्त्रों की खरीद होनी थी। धन की कमी सामने आ पड़ी, लेकिन आखिरकार करतार सिंह ने किसी के जहां डकैती डालने का प्रस्ताव किया तो सारे वो विप्लवी, सारे वो क्रांतिकारी योद्धा सन्नाटे में आ गए। ये छोटी आयु का बच्चा ये क्या बोल रहा है? बाकी सब लोग आयु में बड़े थे, ये क्या बोल रहा है? उसको टालने के लिए साथियों ने बोला कि भाई परमानंद, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी इस काम के लिए। दूसरे दिन वो मिले अपने साथियों को और क्या बोला? हाँ, मैंने सहमति ले ली है। कोई बात नहीं की थी, सोच लिया था जब मुझे करना है तो फिर इसमें सहमति क्या है, मुझे करना है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये छोटी आयु का ये उस काम के लिए, बहुत जिगरा चाहिए उस काम के लिए, और फिर वो करते पकड़ेंगे तो जो मूल लक्ष्य है वो रह जाएगा। पर बोल दिया, हाँ पूछ लिया है, उनकी सहमति है। ऐसा माना जाता है कि किसी रज्जो नाम के गांव में किसी धनाढ्य घर में डकैती डाली गई। करतार सिंह उस गिरोह के मुखिया थे। घर में एक सुंदर नवयुवती थी। एक साथी ने, विप्लवी ने, क्रांतिकारी ने, जो डकैती में शामिल था, बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। वह जोर से चीखी,
चीख सुनते ही चरित्र के धनी करतार सिंह ने उस पापात्मा की तरफ रिवॉल्वर तान कर कहा, रिवॉल्वर जमीन पर डाल दो। अपने साथी को बोला, तान कर जमीन पर डाल दो। यही हुआ और करतार सिंह का रिवॉल्वर उसके मस्तक पर टिक गया। फिर गरज के साथ कहा, अरे ओ पापी, तेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं, किंतु इस समय तुम्हें मारना परिस्थितियों के कारण संभव नहीं। अब तुरंत इस युवती के चरणों में सिर टेक कर, माथा टेक कर कहो, बहन मुझे क्षमा कर दो। उधर माता के चरण पकड़ो, मां बेटी दोनों थीं, और उनसे भी क्षमा मांगो। यदि ये दोनों तुम्हें क्षमा कर देती हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा अभी यहां गोली से उड़ा दूंगा। बात यहीं खत्म हो गई। दोनों महिलाएं करतार सिंह को देख आंखों में आंसू भर लाई। तब माता ने पूछा, इतने धार्मिक होकर, इतने अच्छे होकर तुम डकैती के पाप कर्म में क्यों शामिल हुए हो? करतार सिंह का भी मन भर आया और बोला, मां, रुपयों के लालच के लिए नहीं, अपने देश की आजादी के लिए शस्त्र चाहिए, शस्त्र के लिए धन चाहिए। धन मांगने पर कहीं मिलता नहीं, और इसलिए जो अमीर घर हैं उनके घरों का पैसा लूटकर हम अपना घर नहीं भरेंगे। अपनी सुख सुविधा और अय्याशी के लिए हम ये डाके नहीं मार रहे। और इस कारण से हम भारत की आज़ादी के लिए जो शस्त्र खरीदने हैं, रुपयों की आवश्यकता है, बस यही डकैती के पाप कर्म में प्रवृत्त होने का कारण है। दोनों और व्यथा के भाव चेहरों पर अंकित हो गए। उस महान महिला ने कहा, बेटी, उस महान महिला ने कहा कि मैंने बेटी के विवाह के लिए, शादी के लिए अभी इन दिनों मैंने कुछ प्रबंध किया है। वो धन दे दो तो अच्छा उतना, अन्यथा मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाकी सब ले जाओ। अंत में क्या हुआ, करतार सिंह ने सारा धन उस महिला के सामने रख दिया और बोला, जितना चाहिए ले लीजिए, जितना चाहिए ले लीजिए। उस परम बौद्धमती महिला ने, उस कमाल की महिला ने लड़के की शादी के लायक उतना ही धन लेकर बाकी सारे का सारा करतार सिंह की झोली में डाल दिया। ऐसा बताया जाता है कि ये सारी घटना इस प्रकार से हुई। साथ ही करतार सिंह को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। और उस मां ने यह भी बोला, मेरी बेटी चली जाएगी ससुराल, और तुम जिस भारत मां के लिए काम कर रहे हो, मैं उसकी पुत्री नहीं क्या? इसके बाद मैं भी पूरा समय देके यही काम करूंगी। मेरे बेटे, मेरा भी कुछ आहूत हो जाए ऐसा काम मुझे भी बता देना, और क्या करना है बताओगे आप। कहते हैं डकैती डालने के भाव कुछ और होते हैं, यद्यपि यहाँ कुछ और थे, लेकिन जो सीन का अंत हुआ वो बड़ा सुखद था। बंगाल के क्रांतिकारी दल से संपर्क होने से पहले ही युवक करतार सिंह ने लाहौर छावनी की मैगजीन बोला जाता था, जहां एम्यूनिशन सेंटर होता था। आज भी आर्मी के अंदर बाहर आउटर में एम्यूनिशन सेंटर हर जगह होता है, हर डिब ब्रिगेड में होता है, हर यूनिट में होता है। लाहौर छावनी के उस एम्यूनिशन सेंटर को पर शस्त्र जुटाने के लिए हमला करने की तैयारी कर ली थी।
एक दिन रेल में यात्रा करते हुए करतार सिंह की उस एम्युनिशन सेंटर के इंचार्ज से भेंट हो गई। उसने उन्हें चाबियां देने का भी वादा कर लिया था, किंतु 25 नवंबर 1914 को जब वे अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ वहां पहुंचे तो पता चला कि उसका एक दिन पहले तबादला हो गया, उस सेंटर के इंचार्ज का। फरवरी 1915 में विद्रोह करने का पक्का इरादा करके फरवरी के प्रथम सप्ताह पिंगले सहित कुछ और साथियों को लेकर मेरठ, आगरा, कानपुर, बनारस, लखनऊ गए करतार सिंह। वहां फौज को विद्रोह करने पर रजामंद कराए। 21 फरवरी 1915 का दिन समस्त भारत में अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। ज्यों-ज्यों वो दिन समीप आ रहा था, क्रांतिकारियों के दिल हर्ष और उल्लास से उछलने लगे थे, ठाठे मार रहे थे, हिलोरे ले रहे थे। किंतु उन्हीं में से एक व्यक्ति कृपाल सिंह उस महान योजना के मूल को, सारी योजना को अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं मिलके बता दिया। और ये बात करतार सिंह को पता भी चल गई। अब ये 4-5 दिन बचे थे अभी 21 फरवरी, और इसलिए करतार सिंह ने सुझाव दिया रास बिहारी बोस को कि भाई ये योजना का उनको पता चल गया तो हम 21 तक वेट नहीं करेंगे, हम ये काम 18 को, 3 दिन पहले 18 को ही कर लेते हैं, नहीं तो हमारे साथी सब तरफ पकड़ लिए जाएंगे, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। करतार सिंह ने रास बिहारी बोस को 21 फरवरी के बजाय 19 फरवरी को ही, 18 नहीं 19 फरवरी को ही इस योजना को साकार करने की सलाह दी, लेकिन रास बिहारी बोस उनसे सहमत न हुए। स्वयं करतार सिंह और रास बिहारी बोस कोई निश्चित योजना को मैच्योर नहीं कर पाए, प्लान नहीं कर पाए। करें, कितना करें, कैसे करें, साथी जगह जगह पकड़े जा रहे हैं और अंग्रेजों को पता भी चल गया है कि 21 फरवरी का, अब हम भी छिप रहे हैं, ये सारा चल रहा था। लेकिन आज़ादी का ये दीवाना करतार सिंह अपने 50-60 साथियों को लेकर ठीक 19 फरवरी को ही, 19 फरवरी 1915 को ही फिरोजपुर छावनी जा पहुंचे और एक फौजी हवालदार से, जिससे उनके पहले से सांठगांठ थी, विद्रोह करने को कहा। लेकिन कृपाल सिंह की सूचना पर सारे सैनिकों को निरस्त्र कर दिया गया था, निरस्त्र कर गया था। जब पता चल गया था कृपाल सिंह का, उस गद्दार का, कि उसने कह दिया है, तो ये जब वहाँ पहुँचे तो उस पूरी यूनिट को शस्त्र रहित कर दिया गया था, उनके वेपन्स सरेंडर करवा लिए गए थे। बेचारा हवालदार भी मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, जिसके साथ इनकी साठगांठ थी। करतार सिंह का सब सोचा किया बेकार हो गया। हताश, निराश करतार सिंह वापस लौट आए। तिरंगा लहराने की इच्छा का अंत हो गया, यानी सारा गुड़ गोबर में बदल गया। सारे पंजाब में गिरफ्तारियों का बाजार गर्म हो गया। समझदार क्रांतिकारी इधर उधर बच निकलने में बेहतरी समझ रहे थे। रास बिहारी और करतार सिंह भी लाहौर के एक मकान में आमने सामने 2 चारपाइयों पर औंधे मुंह लेटे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, बात यहीं समाप्त नहीं होती भाई। इसके बाद क्या हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी था, बाकी है। ये हम कल के तीसरे एपिसोड में
चाहेंगे सुनना और उस बात को आगे बढ़ाना। छोटी आयु का ये अल्प आयु का महान क्रांतिकारी कितने छोटी आयु में कितना कुछ कर गया, बहुत कुछ। भारत माँ की स्वतंत्रता का ये दीवाना मस्ताना परवाना, ये जुझारू, ये संघर्षशील, ये किस मिट्टी का बना था। 17 साल की आयु में खुदीराम बोस के बाद 19 वर्ष पूरा करने वाला 20वें वर्ष में सबसे छोटी आयु वाला फांसी के तख्ते पर झूलने वाला, हमेशा की नींद सोने वाला, फांसी के तख्ते पर झूमकर भारत माँ की गोद में अंतिम सांस लेने वाला ये महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, इसकी शेष चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आपने एक बात तो समझ ली होगी, कैसे कैसे क्रांतिकारी, कैसे कैसे विप्लवी, कैसे कैसे त्यागी तपस्वी महान लोग भारत माँ के सपूत शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, और एक ही अनक, एक ही स्वाभिमान, एक ही तड़प, एक ही दर्द, पीड़ा, उमंग दिल रूपी समुद्र में हिलोरे ले रही है, ठाठे मार रही है, किनारे तोड़कर बाहर आ रही है। क्या करना है? भारत को आज़ाद करना है। जब विदेशों में भी जाते थे तो भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। यहाँ भी अंग्रेज लोग भारतीयों को उनका इज्जत मान सम्मान नहीं दे रहे थे, शोषण कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। इतना ही नहीं, विदेशों में भी भारतीयों को बदनाम कर रहे थे। समय समय पर इस देश के साथ साथ विदेशों में जाकर के भी इस धारणा को ख़त्म करने वाले महान क्रांतिकारी, उसी श्रृंखला में मैं अब 307 आज ये हुआ है एपिसोड। 400 लोगों को मैं आपके सामने, 400 महान क्रांतिवीरों को, देश के सपूतों को, सपुत्रियों को, नायक नायिकाओं को, हर आयु वर्ग के लोगों की कुर्बानी को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, इनको नहीं बताया गया ये कौन थे, लेकिन कोशिश है कि इनको ज़िंदा रखा जाए। इन कुर्बान और बलिदान की श्रृंखला में खड़े, पंक्ति में खड़े इन महान विप्लवियों को, क्रांतिकारियों को शत शत नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।